हेलो एवरीवन। आईसीएआई ने इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 अपनी एक बुकलेट रिलीज की थी जिसका नाम है बुकलेट ऑन एमसीक्यू एंड केस सिनेरियोज। जैसे आप सबको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उन 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में कुछ जनरल एमसीक्यूज होते हैं और दो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होती हैं। उन्हीं एमसीक्यूज के ऊपर एंड जनरल केस स्टडीज के ऊपर आईसीएआई ने एक कंपाइलेशन रिलीज की थी इन द मंथ ऑफ जनवरी 21। तो इसके अंदर अराउंड 100 जनरल एमसीक्यूज डाले गए थे एंड 40 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज डाली गई है। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के अंदर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, रादर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज में एक से ज्यादा चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा सकता है। वो बात अलग है कि जब मैंने इन केस स्टडीज को देखा तो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज जनरली एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड ही बेस्ड होती थी। नाउ अब इसमें जो 40 केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने डाली हुई हैं, तो इन वीडियोस में मैं आपके साथ इन केस स्टडीज को डिस्कस करूंगा, कैसे आपको इन केस स्टडीज को सॉल्व करना है और कैसे आप इन केस स्टडीज के थ्रू अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज के साथ। पहले तो इंस्टीट्यूट ने ये जनरल एमसीक्यूज डाले हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके बाद आई थिंक 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ये 100 से ज्यादा ही है। जनरल एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट ने डाले हुए हैं वो हैं बेटा टोटल 160। चलिए मैं आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं वो है केस सिनेरियोज की, जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है। पेज नंबर 53 है ये आईसीएआई की बुकलेट का, और केस सिनेरियो 1। पहले केस स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। मैसर जेजे एंड एसोसिएट्स हैविंग ऑफिस इन चेन्नई, दे आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। की पॉइंट्स पेंसिल से अंडरलाइन कर ला करो। ऑफ द कंपनी स्वीट एरोमा प्राइवेट लिमिटेड engaged in the business of obtaining and manufacturing rice from paddy, catering to both domestic as well as international market, mainly in Gulf nations. Okay, फर्स्ट लाइन के अंदर बताया गया है जेजे एंड एसोसिएट्स, जिनका ऑफिस चेन्नई में है, वो स्वीट अरोमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं एंड द स्वीट अरोमा प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ obtaining and manufacturing rice. Company has a huge plant capacity for rice extraction in one of the states in North India. Needless to state that inventories, they are in huge quantity in such type of business which consists of raw material, work in progress and finished goods. Auditor wants to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the inventories. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहले हमने केस स्टडीज पढ़ ली। जेजे एंड एसोसिएट स्वीट अरोमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं एंड द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइस फ्रॉम पैडी टू कैटर both domestic as well as international market. Company has huge plant capacity for rice extraction in North India, and inventory is in huge quantity, and inventory consists of raw material, work in progress as well as finished goods. And auditor wants to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the inventories. In the above context, answer the following question. Question number 1. Which of the following is most likely correct?
in relation to obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory। यदि आपको इस वर्ड को पढ़ने के बाद कोई स्टैंडर्ड ध्यान आना चाहिए तो वो है एसए 501। एसए 501 के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस in relation to existence and conditions of inventory, completeness of litigations and claims, presentation and disclosures of segment information। Now existence and conditions के लिए यदि आपको ध्यान आए, अब यहां पर एक तो ये है कि हाँ बस जल्दी से इन एमसीक्यूज को करो, खत्म करो, बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, इन एमसीक्यूज के थ्रू आपके पास एक मौका है अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने का। जब ये पॉइंट आया कि एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, उसके लिए ऑडिटर का मोस्ट लाइकली करेक्ट स्टेप क्या होगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पर वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ किस वर्ड को यूज किया गया है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। और इसके लिए यदि एसए 501 के डिटेल्ड प्रोसीजर को आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अब देखो क्या ऐसी कोई चीज इसमें लिखी हुई है? जब आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें तो आप एक काम साथ साथ आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक, और वो है कि आप सब्जेक्टिव जो आपके क्लास नोट्स हैं या फिर क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। एसए 500 के इसी टॉपिक के ऊपर सीए फाइनल में नवंबर 20 के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आया था कंपलसरी में। इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल सर्कमस्टांसिस। नो, SA 501 clearly uses the word auditor is required to attend physical inventory count procedure unless impractical, means impractical situation में inventory count attend करना जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो गई गलत। आगे बढ़ते हैं। Physical inventory counting may be attended by the auditor on the date of financial statement or at a date other than date of financial statement in his discretion mandatorily। No, mandatorily नहीं है। यदि impractical situation है तो उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं होती। Attendance of auditor at physical inventory counting is impracticable due to time and cost। नहीं, टाइम एंड कॉस्ट अपने आप में कोई लिमिटेशन का फैक्टर नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब आप एसए 200 में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ते हैं तो टाइम एंड कॉस्ट कोई भी लिमिटेशन नहीं है किसी ऑडिट प्रोसीजर को स्किप करने का। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। ऑडिटर शेल अटेंड एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, हाउएवर issue of time and cost involved because of auditor's office location vis-a-vis the company plant location is not a valid basis for skipping the physical inventory count। Yes, this is the correct answer। और मैं एक चीज बार बार शायद बोलता रहूंगा और आप भी शायद सुनकर उस चीज से थक जाओ, और वो लाइन यही होगी, एमसीक्यूज का मतलब खाली एमसीक्यू मत रखना बेटा। एमसीक्यूज का मतलब रिवीजन ऑफ एंटायर सब्जेक्ट रखना। जैसे ही ये पॉइंट आता है, इस पॉइंट को लर्न करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत की वर्ड इसके अंदर यूज किए गए हैं। मेरा इन प्रैक्टिस सेशन को कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं जल्दी से आपको एबीसीडी टिक करा दूं। एक एक केस स्टडीज में हो सकता है मुझे 10 से 15 मिनट, हो सकता है इससे ज्यादा भी लगे। मेरा ऑब्जेक्टिव टारगेट ये है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और साथ में आपकी डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं उसकी भी कुछ रिवीजन मैं आपको करा सकूं, कुछ पॉइंट आपको लर्न करा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिलो आर गिवन certain cluster of matters which
आर रेलिवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस ऑफ ऑडिटर एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट? Which of the following cluster consists of a likely inappropriate? बहुत की वर्ड है inappropriate, appropriate वर्ड यूज नहीं किया गया, inappropriate combination। एक चीज यदि आपको ध्यान आए यहां पर तो आपको सोच लेना चाहिए कि फिर किसकी बात हो रही है, अटेंडेंस की। SA 501 फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट करता है, किस लिए? so as to collect sufficient and appropriate audit evidences as to the existence and condition of inventory, as to the existence and condition of inventory। और ध्यान आ रहा हो यदि एक चीज, तो मैंने क्लास में भी उसको डिस्कस किया हुआ है और शायद यहां पर इनमें मिलेगा भी वो ऑप्शन, वैल्यूएशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू वैल्यूएशन हमारा कभी क्राइटेरिया वैल्यूएशन की असर्शन के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है प्राइमरीली। नेचर ऑफ इन्वेंट्री बिल्कुल सही है। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ये भी सही है। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये भी सही है। ये तो एक एप्रोप्रिएट पॉइंट्स हैं, ये एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है। नेचर ऑफ इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एंड वैल्यूएशन मेथड, ये हो गया गलत। और हमारा क्वेश्चन भी क्या था, इनएप्रोप्रिएट के ऊपर, ये हो गया गलत। नेचर ऑफ इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, considerations relating to maintenance of perpetual inventory system. Physical verification is a component of perpetual inventory system. आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट, एक बिन कार्ड होता है, एक स्टोर लेजर होता है, तीसरा कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होता है, एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज व्हाट, फिजिकल वेरिफिकेशन। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल पर्टेनिंग टू इन्वेंट्री, कंसिडरेशंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये तो है ही मेजर, तो इसका आंसर आएगा बी। नाउ अब क्या यहां से आप किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो क्या? सोच कर देखो, क्या किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी हो रही है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। व्हाट आर द कंसिडरेशंस टू बी टेकन केयर बाय ऑडिटर while attending the physical verification of inventory? या what are the areas that are to be planned, what are the areas that are to be considered? तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की अटेंडेंस के टाइम पर ऑडिटर के कंसीडरेशंस, ऑडिटर का प्लानिंग कंसीडरेशंस क्या क्या होना चाहिए, यहां से याद कर सकते हो। नंबर 1 नेचर ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 2 टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, नंबर 3 स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 4 कंसीडरेशंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, नंबर 5 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, नंबर 6 नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। 6 पॉइंट यहां पर याद हो गए। थोड़ी सी कोशिश करोगे यदि इस तरीके से, तो आप काफी हद तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी लर्निंग कर पाओगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स in relation to attendance at physical inventory counting by the auditor? पढ़ते हैं क्या क्या पूछा उसने कहा। नंबर 1 उसने कहा ऑब्जर्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। ऑडिटर इन्वेंट्री को अटेंड करता है, वहां पर किस लिए करता है? सबसे पहला पॉइंट ही क्या है, टू ऑब्जर्व द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। ओके, फिर इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सही सीक्वेंस जा रही है। परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। एंड इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। यहां पर यह पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया। पहले ये वाली जो चीज है मैनेजमेंट प्रोसीजर्स
की इवैल्यूएशन पहले इसको चेक करेगा, ये तो नंबर 1 पर आना चाहिए, उसके बाद ऑब्जर्वेंस की बात होनी चाहिए। पहले काउंट प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट तो कर लो कैसे हैं, फिर देखो यदि वो सही है देन ऑब्जर्व करो कि वो इंप्लाइड हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। अब पहले ही चेक करने चले गए किस चीज को जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। पहले नॉलेज तो ले लो, इवैल्यूएट तो कर लो प्रोसीजर जो है वो ठीक है नहीं है, तब जाके चेक करना एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जैसे आप रिस्क करते हो, इनहेरेंट कंट्रोल एंड देन डिटेक्शन। इनहेरेंट रिस्क, अरे इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मैनेजमेंट आपका कोई प्रोसीजर है या नहीं है। अब प्रोसीजर है तो वो सही है या गलत है। अब वो सही है तो मैं ऑब्जर्व करूंगा जाकर के कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट तो हो गया गलत, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनी। अब देखो ऑब्जर्वेंस बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट, इंस्पेक्शन, पहले इंस्पेक्शन आनी चाहिए थी बाद में परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। लेकिन इवैल्यूएशन ना ना ना, ये तो गलत हो, इवैल्यूएशन तो सबसे पहले आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। नंबर 3, अरे फिर वही काम किया इसने, परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेंस एंड लास्ट में इवैल्यूएशन डाली, ये भी गलत हो गया। तो लॉजिकल सीक्वेंस कहां आ रही है? लॉजिकल सीक्वेंस आ रही है यहां पर, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, observance of performance of management count procedures, बिल्कुल ठीक, 1 2, then inspection of inventory 3, then performing test count 4, एब्सोल्यूटली करेक्ट। क्या एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तैयार हुआ? आप भी कहोगे मैं बार बार यही बोल रहा हूं, बट मेरा काम ही यही है आपको गाइड करना और आपके इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। तो यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाना चाहूं मैं इसके ऊपर बहुत आराम से बना सकता हूं। ठीक, ब्रीफली मेंशन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर टू बी followed by the auditor while attending the physical inventory count procedure. Point number 1, evaluation of management procedures for recording and controlling the results of physical inventory counting. Number 2, observance of management count procedures performance. Number 3, inspection of inventory. And number 4, performing test count. तो देखो मैंने आपको 3 टॉप क्वेश्चन कराए हैं, एबीसीडी में नहीं भागना नहीं भागना नहीं भागना, आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है इन प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू, इन इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, पूरा क्वेश्चन ही फिजिकल इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग के ऊपर है। ऑडिटर इंस्पेक्ट इन्वेंट्री, बिल्कुल सही। फॉलोइंग आउटकम 1 2 3 आर गिवन बिलो ऑफ दिस इंस्पेक्शन प्रोसीजर। आउटकम 1 एग्जिस्टेंस, आउटकम 2 ओनरशिप, आउटकम 3 कंडीशन। हमने तो ऐसे 501 में 2 बातें पढ़ी थी, एक एग्जिस्टेंस और दूसरी कंडीशन। जहां तक वर्ड ओनरशिप की बात आई है, ओनरशिप हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कि जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है क्लाइंट के गोडाउन में या फिर साइट के ऊपर, वो हो सकता है क्लाइंट को बिलोंग करती हो। तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू आप सिर्फ ओनरशिप को चेक कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू ओनरशिप मे और मे नॉट बी कंफर्म्ड। ऐसा नहीं है कि आप ओनरशिप के एविडेंस कलेक्ट कर लोगे फिजिकल वेरिफिकेशन से। हाँ, कुछ आइडिया जरूर लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ आइडिया जरूर लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू? मोस्ट लाइकली ट्रू। नंबर 1, आउटकम 1 2 एंड 3 आर ऑल नेसेसरली एस्टैब्लिश्ड। नहीं, हाँ 1 और 3 की मैं कह सकता हूं 1 और 3 नेसेसरली एस्टैब्लिश्ड होंगे। 1 एंड 3 आर एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल सही। आउटकम 2 इज नेवर एस्टैब्लिश्ड, ये बात तो गलत है, नेवर नहीं।
कभी कभार तो वो भी एस्टैब्लिश हो सकती है, एटलीस्ट फॉर सम पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। आउटकम 1 एंड 3 आर एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल सही। आउटकम 2 मे नॉट बी नेसेसरली एस्टैब्लिश्ड, यस करेक्ट। फोर्थ, आउटकम 2 एंड 3 आर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंस्पेक्शन। 2 तो हो ही नहीं सकता 100%। आउटकम 1 में नहीं, ये गलत है, सी। तो इसके थ्रू आप एक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं बाय अटेंडिंग द इन्वेंट्री, बाय अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर्स, auditor is able to establish dash and dash, that is what, existence and condition of inventory। ये लाइन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एसए 501। ये पूरी केस स्टडी आई थिंक एसए 501 पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडिटर दैट आउट ऑफ टोटल राइस physically counted on 31st March 2020, about 67 quintals of rice belonged to Messrs PQR, okay, और a proprietary concern जिन्होंने पैडी भेजी है कंपनी के प्लांट में फॉर एक्सट्रैक्शन। तो दिस राइस belong to PQR. That means inventory held by our client, but ownership belongs to someone else. Ownership हमारे क्लाइंट की नहीं है। A point, value of 67 quint, अच्छा क्वेश्चन क्या है, what would be the treatment of this item in financial statement? ये तो MCQ देखने से पहले ही बता दो, अकाउंट्स की बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ये इन्वेंट्री कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ओनरशिप नहीं है कंपनी की। द वैल्यू ऑफ 67 क्विंटल राइस वुड बी रिफ्लेक्टेड इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत। द वैल्यू ऑफ 67 क्विंटल राइस वुड बी रिफ्लेक्टेड इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत। The value of 67 quintals rice would not be reflected in company's financial statement, correct। Value of 67 quintal rice would be reflected in, ये भी बात तो ठीक है, proprietary concerned financial statement as per method of valuation adopt। जो प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है जिसने ये पैडी भेजी हुई है कंपनी के पास, वो अपनी बुक्स में इसको स्टॉक दिखाएगी, बट एज पर देयर पॉलिसी। Why they will follow the policy of the company? वो कंपनी की पॉलिसी को थोड़ी फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर सी है। सो दिस इज अबाउट द केस सिनेरियो 1। ये फर्स्ट केस स्टडी थी हमारी, जिसके थ्रू हमने एसए 501 के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है, जिसमें एक बात एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन का ध्यान रखना है, दूसरी बात इसका मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पर हमने प्लानिंग कंसीडरेशंस के पॉइंट्स को 6 पॉइंट आए उनको भी लर्न किया है। इसका एक काम और कर सकते हो, साथ में ना एक रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें ये 6 पॉइंट सीक्वेंस बना लो। तीसरे क्वेश्चन में हमने एक सीक्वेंस पढ़ी है, सीक्वेंस किस चीज की? in a relation to attendance at the physical inventory count। फोर्थ क्वेश्चन में वही assertions की बात की। assertion कौन कौन सी? one is existence and second one is the condition। ठीक है, चलिए, this is about case scenario 1। आगे चलते हैं अब केस सिनेरियो 2 पर। A partnership firm of chartered accountants YZ and Associates were appointed as auditor of company UV Private Limited. Financial year for which the YZ and Associates were to audit the books begin on 1st April 18 and on 31st March 2019। Means हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहे हैं। YZ and Associate consist of 4 partners Y, Z, G and H. While auditing
the books of account of UV Private Limited for the period beginning on 1st April 18 ending on 31st March 2019. One of the partner, namely Mr. H, took up the expenses part for the purpose of audit. Management of UV Private Limited had adopted various accounting policies and principles related to expenses which Mr. Z as auditor of UV Private Limited was unable to understand. जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स है रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, उनको जो ऑडिटर है मिस्टर एच वो समझ नहीं पा रहा. सम ऑफ द इश्यूज विच एच वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड आर मेंशन्ड एज फॉलो. नंबर 1, पावर एंड फ्यूल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19 मई 19 इंक्लूड किए गए हैं एंड शोन एज पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस फॉर द ईयर 18-19. अच्छा, सोच के बताओ होना क्या चाहिए था, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए थी. मुझे लगता है इसी के ऊपर पूछा जाएगा ऑडिटर क्या करेगा. ये रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. ये एक्सपेंस में दिखा रखे हैं, ये बैलेंस शीट में आना चाहिए था. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. नंबर 2, पर्सनल रेंट एक्सपेंस ऑफ द सन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड शोन एज रेंट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस ऑफ यूवी प्राइवेट लिमिटेड. पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, चार्ज किए गए हैं रेवेन्यू अकाउंट में. यदि आपको लीगल प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे क्या पूछा, बट लीगल प्रोविजन मुझे ध्यान आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में इसकी रिपोर्टिंग है. वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट. पहले तो कुछ चीजें हम अपने आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या इनके और रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन से मंथ का, फरवरी 19 एंड मार्च 19 का आउटस्टैंडिंग है एंड वर नॉट शोन इन बैलेंस शीट. अच्छा चलो इसकी बात कर लेते हैं. इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात होनी चाहिए. दे शुड बी शोन एज लाइबिलिटीज. बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी शो होनी चाहिए. आगे बात कर लेते हैं. 4th पॉइंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अप्रैल 18 to 31st March 19 वर वेरी हाई as compared to last year 17-18. Auditor asked the appropriate authority about the reasons for such huge difference. बिल्कुल पूछना चाहिए. एनालिटिकल प्रोसीजर्स किया है ऑडिटर ने कंपैरिजन का. उसने कंपेयर किया है एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ प्रायर ईयर एंड उसकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थी जो उसने कहा बहुत हाई है, और फिर उसने इसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट की. किससे? विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है? मैनेजमेंट एंड TCWG एज द केस में बी. चलिए, while verifying the insurance expense the insurance policies were not shown to the auditor. यदि आपको required evidence नहीं दिखाया गया है then it amounts to limitation on scope of your work, और ऐसी सिचुएशन में आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं. क्वालिफाइड रिपोर्ट में बी इशूड. चलिए, above mentioned 5 points were some of the issues which Mr. Z was unable to understand. 5 पॉइंट हैं. चलो अब इन 5 पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं क्या क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं. नंबर 1, as per the point number 1 mentioned in the above case, the power and fuel expense paid for the month of April 19 and May 19 must be shown under asset side of balance sheet. हम भी कह रहे हैं asset side पर आना चाहिए expenses paid in advance. देखो इसने क्या कहा, आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस. प्रीपेड पहले पे कर दिया, अप्रैल और मई का था तो आपने पे कब कर दिया? 18-19 में.
तो 18-19 के P&L में ना आकर 18-19 की बैलेंस शीट, जो ईयर एंड की बैलेंस शीट है, उस पर प्रीपेड आपने पहले पे कर दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। एज पर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 किसका था हमारा? पर्सनल रेंट एक्सपेंस का। द पर्सनल रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द सन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर वर एडिड टू रेंट एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक। द अमाउंट ऑफ पर्सनल रेंट एक्सपेंस मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, माइनस करो, कंपनी का थोड़ी है ये रेंट एक्सपेंस। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ही क्वेश्चन आया, लीगल क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया इस पर। रिमेन एडिड टू ना, गलत, अगेन एडिड गलत, सब्सट्रैक्टेड ट्वाइस गलत। पॉइंट नंबर 3, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ February 19 एंड March 19 बैलेंस शीट में आई लायबिलिटी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेएबल के नाम से। इनके अंदर तो खैर सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रही है। पॉइंट नंबर 4, ऑडिटर मिस्टर एच आस्क्ड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द रीजंस ऑफ ह्यूज डिफरेंस in the amount of 2 financial year. By appropriate authority, Mr. H was referring to either management or TCWG as the case may be. पहले बात मैनेजमेंट पर जाती है। All employees no, management yes, member तक थोड़ी जाती है, any one director no, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इस चीज को का एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं देती है, then the matter will be communicated to the TCWG. As per point number 5, mentioned in the case above, point number 5 था इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दिखाई गई, sufficient appropriate audit evidence नहीं दिया गया। Insurance policies would provide the auditor invalid supporting, no supporting, lack of proper supporting, valid supporting। इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑडिटर को एक वैलिड, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 2। चलो 2 केस स्टडीज हमने की है। मैं कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिस सेशन में 2 केस स्टडीज की आपको प्रैक्टिस करा दूं और उनके थ्रू जो डिस्क्रिप्टिव लर्निंग पॉसिबल होगी, जैसे केस स्टडी 2 में कोई भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट के ऊपर फोकस नहीं है, बिकॉज सारी की सारी चीजें उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर दी थी। बट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने 3-4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी साथ साथ रिवाइज करने की कोशिश की है। तो आप इनके थ्रू एक अपने वर्किंग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं essay 501 के, राइट? सो दिस इज all for this session. Thank you very much and goodbye.